हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुके हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लेक्चर जो हमारा हो चुका है चैप्टर नंबर 2 का, जो नर जनन तंत्र टॉपिक था, हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके थे। उसकी सभी संरचना वगैरह हम देख चुके थे, किस प्रकार से वो डायग्राम आपको बनाना है, सब कुछ हमने देख लिया था। ये देखिए, एक बार आपको शो करा देता हूँ। ये हम जब पढ़ चुके थे कंप्लीटली, इसकी जानकारी सभी पार्ट्स के बारे में मैंने आपको लिख कर भी बता दिया था, समझा भी दिया था। ठीक है, ये देखिए जो आपके सहायक जनन अंग थे, सारी जानकारी हमने देख ली थी, ग्रंथियां वगैरह मैंने आपको बता दी थी। अब जो प्राथमिक जनन अंग था तुम्हारा, वो वृषण के बारे में हमने जानकारी बताई थी कि जस्ट इसकी नॉर्मल जो है बाहर से की वृषण क्या है क्या नहीं है। अब इसकी आंतरिक संरचना हम देखेंगे आज के लेक्चर में, कंप्लीटली आंतरिक संरचना देखेंगे कि असल के अंदर इस वृषण के अंदर होता क्या। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। ये हम कर चुके थे। ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम होता है दोस्तों, इसको तुम्हें अच्छे से कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर या तो आपका स्त्री जनन तंत्र आ जाए या नर जनन तंत्र आ जाए, कोई से भी एक डायग्राम रहता है और डायरेक्टली नामांकित चित्र करने के लिए रहता है, तो अच्छे से बिना देखे आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ से शुरू होने वाला है वृषण की आंतरिक संरचना। देखिए आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ होगा। ठीक है, मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया, समय बचाने के लिए थोड़ा, बाकी मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे कैसे डायग्राम बनाए। वृषण का डायग्राम है, ठीक है, वृषण का टेस्टिस बोल देते हैं इसको। तो कंप्लीटली डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे क्या कहानी हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आ जाए। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा एक नया पेज दे दें। चलो देखिए, सबसे पहले जो आपका वृषण होता है, अगर मैं नॉर्मली पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसा हमने देख चुके थे, क्या देखा था, एक बार मैं उस डायग्राम में चलता हूँ, एक मिनट। यहाँ मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ। मैं इस वृषण की बात कर रहा हूँ, ये जो आपका वृषण है, ये वाला वृषण। तो ये इस वृषण के अंदर, इस वृषण के अंदर क्या क्या कहानी घटती है, इसको जूम कर रहे हैं। ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के इसको हम जूम करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है और कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो होता है ये वृषण कोशी बोल देते हैं, वृषण खोली बोल देते हैं इसको। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, मैं एक रफली डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा जस्ट समझाने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके का जो है वृषण होता है आपका, इस प्रकार से। और ये क्या है, अधिवृषण होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुंडलित, काफी कुंडलित मात्रा में होता है ये। शुक्र नलिकाएं, शुक्र वाहिकाएं होती है यहाँ पर, काफी कुंडलित मात्रा के अंदर। ये क्या है, अधिवृषण। ठीक है, अच्छा जो ध्यान से सुनना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार का है, येलो जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपका क्या है, अधिवृषण है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके सामने जो इस वृषण की ये जो वृषण की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ट्यूनिका वेजिनेलिस, जो सबसे बाहर वाली लेयर। चलो मैं आपको यही भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, क्या देखिए, इनका समय फिर ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। जो आपका जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली जो आपकी लेयर दिखाई दे रही है वाली, ये वाली लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस। मतलब जो वृषण की सबसे बाहर की लेयर होती है वो ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इस जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली बाहर वाली जो परत है, इस परत के अंदर काफी सारी पालिकाएं होती हैं। देखो काफी सारी पालिका होती है, कुछ इस प्रकार से बटे खंड बटे होते हैं, पाली 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 बोल देते हैं, पालिकाएं बोल देते हैं, ये बटी होती है। अगर बात करें तो एक वृषण के अंदर लगभग 250 पालिकाएं होती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वृषण पालिकाएं वृषण के अंदर टोटल कितनी होती है, 250 के आसपास होती है लगभग ये वृषण पालिकाएं। ठीक है, अच्छा अब जो वृषण पालिका की जो सबसे ऊपर वाली परत है, देखो ये वाली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये व्हाइट कलर की जो आपको दिखाई दे रही है वाली, ये जो पालिकाएं हैं, इनकी जो परत होती है, ये इनकी जो बनी हुई है, जिस परत से बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एब्यूजिन। ट्यूनिका एल्ब्यूजिन, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिन। जो वृषण पालिका है, इस वृषण पालिका की सबसे बाहर वाली जो परत है वाली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिन। देखो बायोलॉजी के अंदर जो क्या होता है कि प्रोसेस तो हमको समझ आ जाता है, लेकिन इसके नाम होते हैं, बच्चा वो भूल जाता है। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। अगर आपको नाम ध्यान है
तो अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से आप लिख पाओगे क्वेश्चन को। तो फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे। मैंने कहा जो वृषण की सबसे बाहर वाली परत होती है, सबसे बाहर वाली परत, इसको हम बोल रहे हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। क्या बोल रहे हैं इसको? ट्यूनिका वेजिनलिस। और इस ट्यूनिका वेजिनलिस से अंदर अगर चलोगे आप तो ये क्या है? वृषण पालिकाएं हैं। 250 के आसपास ये कोष्ठ होते हैं या पालिकाएं होती हैं। और इन पालिकाओं का जो बाहर वाली परत है इनको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिन। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के आप अंदर चलोगे, देखो ये ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये काफी कुंडलित होती है। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। देखो शुक्रजनक नलिका, ये जो आपको दिखाई दे कुंडलित होकर के ये वाली शुक्रजनक नलिका। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो ये क्या है, ये एक पालिका है। सपोज करो एक पालिका है, तो एक पालिका के अंदर 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती है। 2 या 3 नलिकाएं होती है, 2 या 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, ये एक कोष्ठक है, एक पालिका, इस पालिका के अंदर 3 नलिकाएं हैं, 1 2 3। ऐसे ही 1 2 3, 1 2 3, 3 या 2 हो सकते, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा लो कि अगर ये 250 पालिकाएं हैं, देखो अगर ये 250 पालिकाएं हैं और इसके आप प्रत्येक पालिकाएं में कितनी 3 नलिकाएं हैं तो कितनी हो जाएंगी? 25 या 75, 750, 750 लगभग, 750 के लगभग शुक्रजनक नलिकाएं हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और शुक्रजनक नलिका ही मेन इंपोर्टेंट पार्ट है। इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। बाकी प्रोसेस को हम समझेंगे कि शुक्राणु जनक के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता कैसे, इसको भी जूम करेंगे। ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है ना ये वाली, इसको भी हम जूम करेंगे, ठीक है। चलो, तो शुक्रजनक नलिका शुक्राणु निर्माण इसके अंदर होता है, ठीक है। इतना पार्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां से ये नलिकाएं निकल ली। अभी निकल करके देखो काफी कुंडलित मात्रा में, ठीक है, काफी कुंडलित। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम देखोगे तो वहां से आप देख सकते हो काफी कुंडलित मात्रा के अंदर आपको दिखाई देगी। डायग्राम बिल्कुल आप ऐसे ही बना सकते हैं, बिल्कुल सेम पूरे नंबर मिलेंगे, 700 सोच आपको डायग्राम इसमें बना देना। अच्छा, ये आगे चल करके जैसे आगे चलेंगे तीनों सारी नलिकाओं के जो सिरे होंगे वो आगे चल करके एक जाल का निर्माण करते हैं। कुछ इस प्रकार से एक जाल का निर्माण करते हैं, एक जाल का निर्माण करते हैं, इसको हम बोलते हैं वृषण जालक। क्या बोलते हैं? वृषण जाल। क्योंकि काफी सारी, अब 750 बताया ना, 750 अगर ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं तो आगे चल करके जाल का सा निर्माण कर देते हैं। यहाँ देखो ये वाला, ये जाल का सा निर्माण कर देते हैं, जिसको बोलते हैं वृषण जाल, ठीक है। और इन 750 जो नलिकाएं हैं, जब ये जाल बन जाता है तो अब इससे आगे कुछ मैन नलियां निकलती है। ये येलो कलर आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है जी। इनको हम बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिकाएं। और यही शुक्र वाहिकाएं काफी ज्यादा 6 मीटर लंबी थी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस अधिवृषण के अंदर 6 मीटर लंबी नलिकाएं थी। तो शुक्र वाहिकाएं काफी ज्यादा कुंडलित होकर के इस अधिवृषण का निर्माण करते हैं। ये जो अधिवृषण आपको दिखाई दे रहा है ना, इस अधिवृषण का निर्माण करते हैं क्या? शुक्र वाहिकाएं। और यही ऊपर आपको जाती हुई दिखाई देती है। अब मैं आपको डायग्राम में शो कर देता हूँ ये वाली कहां से निकल करके जा रही है। देखो एक बार ये डायग्राम हमारा ये रहा। यहाँ तो छोटा दिखाई दे रहा था, इसको मैंने जूम करके दिखाया आपको इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ से ये शुक्र वाहिकाएं काफी ज्यादा कुंडली मात्रा में अधिवृषण जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जाती है कहाँ? शुक्राशय। ये पूरा प्रोसेस हम कल के लेक्चर में देख चुके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको इतना समझ में आया? ठीक है, ये पोर्शन पूरा समझ में आया। ठीक, अब ये अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे जो किसी भी चीज की 2 प्रकार की काट होती है। काट का मतलब जिसको हम काटते हैं, एक होती है अनुदैर्घ्य काट। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बताऊं थोड़ा सा आपको, एक होती है अनुदैर्घ्य काट, एक होती है अनुप्रस्थ काट। ये थोड़ा समझना जरूरी है, मैं समझता हूँ। देखो अनुदैर्घ्य काट हम किसको बोलते हैं? अनुदैर्घ्य काट हम बोलते हैं सपोज जो आपका सैम का बीज होता है। देखो सैम का बीज है, अगर सपोज करो सैम का बीज है कुछ, इस सैम के बीज को अगर खड़ा काट दोगे, मतलब इस प्रकार से काट दोगे, इसको बीचों बीच से काट दोगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये इस प्रकार से 2 भाग के अंदर, इक्वल भाग के अंदर से टूट सा जाएगा, तो इसको तो बोलते हैं अनुदैर्घ्य काट, ठीक है। अच्छा, और अगर इसी बीज को तुम आप ऐसे काट दोगे, मतलब इस प्रकार से ऐसे यहां से काट दोगे 2 पार्ट के अंदर, तो ये हो जाएगी अनुप्रस्थ काट। मैं आप इस मार्कर से समझाता हूँ। अगर इसको हम खड़ा काटेंगे इस प्रकार से खड़ा, तो अनुदैर्घ्य काट बोल देते हैं उसको, क्योंकि खड़ा ही काटा हुआ है, इसलिए इसको अनुदैर्घ्य काट बोला हुआ है, ठीक है। और अगर इसको आप इस प्रकार से काट दोगे, इस प्रकार से, फिर यहाँ आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से काट दोगे, तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट, ठीक है जी।
अच्छा, अब मैं आपको एक बार जो मैंने बताया है एक बार रिवाइज करा देता हूँ, और बाकी मैंने लिखा हुआ भी है, वहां से आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो आसान से लिखा हुआ है। तो एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको। तो ब्रसन का सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, सबसे बाहर वाली जो परत होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। इस ट्यूनिका वेजिनेलिस के अंदर अगर आप जाओगे तो काफी सारी पालिकाएं देखने को मिलती हैं, लगभग 250, और ये पालिकाओं की सबसे बाहर की जो परत होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एब्ल्यूजीनिया। और इस ट्यूनिका एब्ल्यूजीनिया के अंदर अगर आप चलोगे, 2 से 3 क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 750 शुक्रजनक नलिकाएं हो जाती हैं। और ये आगे चल करके एक जाल सब बुन लेती हैं, जिसको हम वृषण जालक बोलते हैं। फिर आगे चलेंगे तो शुक्रवाहिकाएं बना लेती हैं, और काफी ज्यादा कुंडलित होकर अधिवृषण का निर्माण करते हैं। यहाँ से इस ये वाला, ये जो आपका ऊपर ऊपरी सिरा था, देखो 3 मार्क के अंदर डिवाइड करा था हमने कल के लेक्चर में, आपको याद होगा, देखा होगा। आप देख लेना, नहीं देखा तो इससे पिछले लेक्चर वाला। और यहाँ से निकल करके इस ऊपर वाले कोडा एपिडिडाइमस बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से निकल करके जाती है कहाँ, शुक्राशय। ठीक है, ये डायग्राम गंदा हो गया थोड़ा सा, साइड कर लो। ठीक है जी, चलो अब जो चीज मैंने आपको बताया एक बार लिखा हुआ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पेज डिलीट कर देता हूँ। देखो एक बार पढ़ देता हूँ आपके सामने, जस्ट वही है जो मैं आपको बताया। प्रत्येक वृषण लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लो, 4 सेंटीमीटर लंबी, जैसे 2-3 सेंटीमीटर व्यास की संरचना, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास का मतलब है 2 सेंटीमीटर, मतलब कुछ इस प्रकार का, जो 2 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, इतना 2 सेंटीमीटर इतना होता है। तो ये गोलाई तो इसकी इतनी होती है वृषण की, 4 सेंटीमीटर लंबी लंबाई के अंदर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबाई की हो सकता है संरचना है, जिसका औसत आयतन लगभग 18 मिली होता है। ठीक है, ये फैक्ट है, देख लें थोड़ा सा। वृषण का आकार उम्र के साथ घटता चला जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वृषण का आकार जो है घटता चला जाता है। वृषण एक संयोजी उत्तक के बने आवरण से घिरा रहता है, जिसे वृषण खोल कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। अभी मैंने दिखाया था आपको, जो इस प्रकार से था ना, ये वृषण था, वृषण का जो खोल था ये खोल था। ठीक है, संयोजी उत्तक का बना होता है। अच्छा, वृषण की सबसे बाहरी परत जो होती है ट्यूनिका वेजिलिनिस होती है, तो कहलाती है ट्यूनिका वेजिलिनिस। इस परत के अंदर लगभग 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं, और वृषण पालिका की परत मोटे आवरण से बनी हुई होती है, जिसे ट्यूनिका एब्ल्यूजीनिया कहते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि ट्यूनिका एब्ल्यूजीनिया के अंदर 250 पालिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों परतों के बीच कौन कौन सी परतों के बीच बताओ। एक तो ट्यूनिका एब्ल्यूजीनिया और एक आपके ट्यूनिका वेजिनेलिस। परतों के बीच में एक लिक्विड, एक द्रव भरा हुआ रहता है, जो वृषण को बाहरी आघातों से बचाता। ठीक है, प्रत्येक पालिका में 2 या 3 कुंडित शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक से शुक्र वाहिकाएं निकलकर अति कुंडलित होकर अधिवृषण का निर्माण करती है। बिल्कुल अपनी ही लैंग्वेज के अंदर लिखना है, ज्यादा घुसने की भी कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मली चिल होकर के आपको लिखना है, जो जो आपको समझ में आए, जैसे आपको समझ में आ रहा है बस ऐसे लिखना है। बशर्ते आपकी जो नेमिंग है वो बिल्कुल ठीक करनी है, और डायग्राम बिल्कुल आपको साफ साफ बनाना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ डायग्राम बनाओगे आप, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है सेम आप उसी प्रकार से अपनी भाषा के अंदर लिख सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार मैं दिखा दूं आगे क्या है। अब हम ये जो आपकी शुक्रजनक नलिका है ना, इसको हम कटिंग करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि शुक्राणु का निर्माण हो रहा कैसे फिलहाल। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, अनुप्रस्थ काट करेंगे इसके हम, देखो जैसा पूरा ये शुक्रजनक नलिका है इस प्रकार से, तो इसकी इस प्रकार से काट करेंगे अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ, तो ये गोलाई दिखाई देगा आपको। ठीक है, आ जाओ, देखो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो शुक्रजनक नलिका की आंतरिक संरचना काट कर दिया, अनुप्रस्थ काट है, लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जो है अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना, ये जो आपको दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से, अगर मैंने काटी है तो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन जो आपको बोल रहा हूं, ये वाला। ठीक है, अच्छा, इस पोर्शन के अंदर क्या है, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये जो है, देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये काफी सारी शुक्रजनक नलिकाएं हैं, शुक्र जनक नलिकाएं हैं। एक नलिका ये होगी, ठीक है जी, एक नलिका ये होगी, और एक नलिका आपकी ये वाली।
ठीक है, 2-3 नलिका दिखा रखी है, और भी काफी हो सकती है। बाकी डायग्राम आप बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। बुक के अंदर आप देखोगे तो शायद आपको समझ में ना आए, बाकी आप यहाँ देख करके बना सकते हो, ठीक है। तो मैं लेकर के चलता हूँ कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं। आ जाओ जी। आपकी जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, देखो ये वाली जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ये वाली, अगर आप इसके अंदर चलोगे तो आपको येलो कलर की आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही होंगी, इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं, ये कुछ कोशिकाएं होती हैं सबसे बाहरी पर। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनी। दो नाम है इसके, नाम ध्यान रखना, बार बार मैं नाम पे फोकस कर रहा हूं आपके, कि नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ में नहीं आ पाते हैं, याद रखने भूल जाते हैं। तो जो ये शुक्रजनक नलिका की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली, ये आपकी जो कोशिकाएं हैं, ये वाली कोशिकाएं जो होती हैं येलो कलर से जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनी। ठीक है, क्लियर हो गया। येलो जो आपको दिखाई दे रही है वाली, बहुत बढ़िया, ठीक। अगर आप थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा आप अंदर जाने की कोशिश करोगे, तो आपको पिंक कलर से त्रिभुज के आकार की, त्रिभुजा आकार की कुछ आकृति दिखाई देंगी। अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखना है। कैसे लिखोगे कि शुक्रजनक नलिकाओं में सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको हम शुक्राणु जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर अगर आप चलोगे तो त्रिभुजा आकार की आकृतियां बहुत सारी प्राप्त होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं जी? सर्टोली कोशिका। ठीक है, देखो ये सर्टोली कोशिकाएं आपकी हो जाती हैं। और सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है? पोषण प्रदान करना। किसको? शुक्राणुओं को। आपको व्हाइट व्हाइट डॉट दिखाई दे रही है वाली, ये व्हाइट व्हाइट, ये ठीक है जी, ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट है यही शुक्राणु। ठीक है, अभी सर्टोली कोशिका को आगे भी हम देखेंगे और बता दूंगा, लिखा हुआ है। बाकी सर्टोली कोशिका का काम सिर्फ इतना होता है, जो शुक्राणु है उनको भोजन वगैरह प्राप्त करना, ठीक है, भोजन वगैरह देना। ठीक है जी, आगे आ जाओ। और इसके अलावा एक कोशिका तुम्हारी और होती है जो शुक्रजनक नलिका के बाहर होती है। ठीक है जी, ये जो आपकी गोले के अंदर दिखाई दे रही है, ये आपको जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन गोला बनाया है, मतलब लाइट ब्लू जो आपका है, एक कोशिका होती है, इसको हम बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। क्या होती है जी? अंतराली कोशिका, या इसका एक और नाम है लीडिंग कोशिका। क्या? लीडिंग कोशिका। किसी भी नाम नेमिंग से आ सकता है, 1 या 2 नंबर के अंदर भी आंसर वो बन सकता है क्वेश्चन कि अंतराली कोशिका क्या है, लीडिंग कोशिका क्या है, या सर्टोली कोशिका का कार्य क्या है। कार्य सभी के मालूम होनी चाहिए। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को बनाना। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एनर्जी वगैरह प्रदान करता है, ठीक है जी, और लक्षण वगैरह को उत्तेजित करता है होने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन ये होता है जो नर हार्मोन कहलाता है हमारा। ये किसका काम होता है बनाने का? अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका का। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझने क्या है आपको, ये डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है, ये रक्तवाहिका है, तो जो ब्लड वगैरह इसके अंदर आता है। ठीक है। अच्छा, जो समझने की यहाँ पे एक चीज देखो, जो आपको व्हाइट, आपको ये स्पम्स दिखाई दे रहे हैं ना, व्हाइट स्पम्स बोल देते हैं इसको, शुक्राणु बोलते हैं, इंग्लिश में स्पम बोल देते हैं। जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बन गए, ये पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे कैसे बने। अभी फिलहाल के लिए समझ लो, ये सबसे पहली फेज के अंदर ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, फिर ये बदलती हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में, और फिर फाइनली इसका बनता है शुक्राणु। ये प्रोसेस हम समझेंगे अभी आगे, ठीक है जी, जब शुक्राणु आपको बताया जाएगा कैसे फॉर्मेशन होता है वो। अच्छा, जैसे शुक्राणु बन करके तैयार हो गए, सपोज करो शुक्राणु बन करके तैयार हो गया, तो ये बीच में जो बीच वाला स्थान है, खाली स्थान, इसके अंदर परिपक्व होकर के आ जाता है। मतलब जब परिपक्व हो जाता है तो यहाँ पर ही तैरने लगता है, यहाँ तैरने लगता है शुक्राणु को। और जब परिपक्व नहीं होता है, अपरिपक्व होता है, तो ये जो सर्टोली कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है ना, इन शुक्राणुओं का जो मुंह होता है, फेस होता है, वो धसा हुआ होता है सर्टोली कोशिकाओं के अंदर। आप ध्यान से देख रहे होगे, देखो मुंह धसा हुआ है, जितनों का भी मुंह धसा हुआ है अपरिपक्व है, सर्टोली कोशिकाओं से खाना प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे परिपक्व हो जाएंगे तो फिर यहाँ घूमेंगे, बीच में खाली स्थान में घूमते हैं। समझ में आ रही बातें? सर्टोली कोशिका समझ में आ गई कि सर्टोली कोशिकाएं के अंदर ही धसे हुए होते हैं, और उनका मुंह धसा होता है, पूंछ बाहर की तरफ होती है, जो पूंछ होती है बाहर की तरफ होती है। इसका भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, 3 भाग के अंदर उसको डिवाइड करते हैं, पढ़ेंगे। ये इसका मुंह होता है और इसका पूंछ भाग होता है। जो मुंह होता है इसका सर्टोली कोशिकाओं में धसा हुआ होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि शुक्रजनक नलिकाओं में निम्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। जी, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? सबसे पहले मैंने आपको बताई शुक्राणु जनन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया, या नर जन्म कोशिका भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, काम क्या होता है? इनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर?
बहुत बढ़िया। दूसरा है आपका सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है जी? ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। और इन सर्टोली कोशिकाओं का एक काम और होता है, किसका? इनहिबिन का निर्माण करना। अब इनहिबिन क्या है जी? आपके लिए न्यू वर्ड है। इनहिबिन क्या होता है? इनहिबिन का मतलब होता है, ये इनहिबिन का काम क्या होता है कि ये शुक्राणुओं को बनने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब शुक्राणुओं को काम बनने के लिए मतलब फोर्स लगाता है कि काम शुरू करो। ठीक है, कौन? इनहिबिन। आप ये लिख सकते हो कि शुक्राणुओं को बनने के लिए उत्तेजित करता है कौन? इनहिबिन। और इनहिबिन को कौन बनाता है जी? सर्टोली कोशिका बनाती है। कौन बनाता है? सर्टोली कोशिका। ठीक है। अंतराली कोशिकाओं का क्या काम होता है? लीडिंग कोशिका का क्या काम होता है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना, जिसको हम क्या है? नर हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। दूसरा, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण हम शुरुआत में देख चुके थे जब लेक्चर शुरू किया था हमने। तीसरा, प्रतिरक्षा क्षमता बनाना। प्रतिरक्षा क्षमता बनाना। ठीक है, बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा क्षमता, एंटी बॉडीज वगैरह क्रिएट होते हैं, वो थोड़ा सा इसका भी काम होता है अंतराली कोशिका का। ठीक है भाई, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वृषण का आंतरिक संरचना देखी कंप्लीटली, फिर हमने शुक्रजनक नलिकाएं देखी, किस प्रकार से अंदर जो आपके ये शुक्राणु है, स्पंज है, वो दिखाई देते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लो, यहाँ से है आपका लेक्चर आज का। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, और हाँ भाई, एक चीज और है कि जो आपके लेक्चर है ज्यादा देर के मैं नहीं बना रहा हूँ, छोटी छोटी देर की बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि समय भी नहीं है ज्यादा और हमें तैयारी भी करनी है और अच्छे से रिवाइज भी करना है। तो हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हैंड टू हैंड ये याद होते चले। बस आपको क्या काम करना होता है, जैसे आपने लेक्चर देखा तो आप कृपया करके इनको लिख करके जरूर दें। ठीक है, इनको लिख करके जरूर देख ले। ठीक, ये जितना भी आप डायग्राम को बना करके देख ले और लिख करके जरूर देख ले। और हाँ, जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे जो कोचिंग वगैरह के बच्चे देख रहे हैं, कृपया करके आपसे विनती है कि जितना भी बायोलॉजी का मैं काम करा रहा हूँ वो आप लिख करके जरूर देख लें। अगर आप नहीं देखोगे तो भूल जाओगे या लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, फिर कहोगे कि हमारे समझ में नहीं आ रही है, फिर मतलब तरह तरह की बातें बनती है। तो आपसे जो है, आपको अभी तो समझ में आ गया होगा सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप लिख करके नहीं देखोगे तो 4 या 5 दिन के बाद खत्म हो जाएगा दिमाग के अंदर से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो कल हम शायद, आई थिंक तो, हाँ, स्त्री जनन तंत्र को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा शुक्राणु को मतलब जो जनन है वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हैं। तो स्त्री जनन तंत्र हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक यू।